हजारों गम है, खुलासा कौन है? हजारों गम है, खुलासा कौन करे? मैं मुस्कुरा देता हूँ, अब तमाशा कौन? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चरण आरुषि अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत। मित्रों, आज के पूर्व क्लास में हम सभी लोगों ने कारक विभक्ति का भली भांति प्रकार से अध्ययन किया था और उसको अच्छी प्रकार से समझा और जाना। आइए आज के इस क्लास में हम सभी लोग महाकवि भवभूति रचित उत्तरांचल नामक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और उसको सीखने समझने का प्रयास करते हैं। एलटी के पाठ्यक्रम में और इत्यादि के पाठ्यक्रमों में उत्तरांचल का तृतीय अंक का अध्ययन करते हैं और वहीं से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो उस तृतीय अंक के अध्ययन के पूर्व आइए हम सभी लोग पहले महाकवि भवभूति तथा उत्तरांचल नामक ग्रंथ का सामान्य अध्ययन कर लेते हैं, सामान्य परिचय दे लेते हैं, फिर उसके बाद हम सभी लोग उत्तरांचल में तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं उत्तरांचल शुरू लिखा गया था भवभूति का सामान्य परिचय। तो महाकवि भवभूति हम सभी लोग जानते हैं कि भवभूति क्या है, मुद्दा नाट्यकार है और उन्होंने कुल 3 नाटकों की रचना की है, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम। ठीक है, तो भवभूति मुद्दा नाटककार है, उन्होंने कुल 3 नाटकों की रचना की है। जो प्रथम नाटक है मालती माधव है, द्वितीय नाटक महावीर चरितम है और तृतीय नाटक उत्तराम चरितम। ठीक है, महावीर चरित्र की प्रस्तावना में इन्होंने अपने बारे में सबसे अधिक विस्तृत परिचय दिया। तो भवभूति ने महावीर चरित्र की प्रस्तावना में अपने बारे में सबसे अधिक विस्तृत परिचय दिया, ये ध्यान रखिए। भवभूति दक्षिणापन अर्थात दक्षिण भारत के निवासी और दक्षिण भारत में कहा, पद्मपुर नामक ग्राम के निवासी। तो भवभूति मूलतः दक्षिणापद थे अर्थात दक्षिण भारत के निवासी थे और दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक ग्राम के निवासी थे, यह ध्यान रखिएगा। और इनके गोत्र का नाम था काश्यप। भवभूति के गोत्र का क्या नाम था? काश्यप था इनके गोत्र का नाम। और भवभूति जो पूर्वज थे वो कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के अध्येता थे। तो भवभूति जो पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा पाठी ब्राह्मण थे अर्थात भवभूति जाति क्या थी? ब्राह्मण थे। इन्हें चरण गुरु भी कहा जाता है और पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते हैं। तो चरण गुरु किसे कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है और ये पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते हैं। ठीक है, और भवभूति पंचाग्नि होत्र करते थे। पंचाग्नियों में दक्षिणाग्नि, गार्हपद, आवनी, सभ्य और सभ्य, ये 5 अग्नियां सम्मिलित है। पंचाग्नि में 5 अग्नियां आती हैं। पंचाग्नि होत्र से संबंधित किस कवि का है? तो भवभूति जी का है। भवभूति को डंबर नाम से भी जाना जाता है। तो डंबर नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाकवि भवभूति जी डंबर नाम से प्रसिद्ध है। और दार्शनिक जगत में भवभूति उम्बेक के नाम से प्रसिद्ध है। उम्बेक उदुम्बर का उम्बाकाचार्य है, कुछ भी पूछ सकता है। तो दार्शनिक जगत में भवभूति उदुम्बर, औदुम्बर, उम्बेक या उम्बाकाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें डंबर तथा चरण गुरु भी कहा जाता है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाए। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि भवभूति को कुमारिल भट्ट का शिष्य कहा जाता है। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। यह इसलिए कि भवभूति जो दार्शनिक गुरु थे वो थे कुमारिल भट्ट और इनके जो मूल गुरु थे वो थे ज्ञाननिधि। तो भवभूति गुरु कौन थे? ज्ञाननिधि। यदि पूछे कि भवभूति के दार्शनिक गुरु कौन थे तब क्या बताएंगे? कुमारिल भट्ट जी। यानी इनके 2 गुरु थे, तो ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। और भवभूति को कान्य कुंज के नरेश यशो वर्मा का आश्रय प्राप्त। भवभूति किसके राजस्व रहते थे? यशो वर्मा। यशो वर्मा कहाँ रहे थे? कान्य कुंज के राजा। ठीक है, उत्तराम चरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ नाम से पुकारते हैं। यानी परिणत प्रज्ञ किसे कहा जाता है? भवभूति जो कहा जाता है। भवभूति ने अपने आप को परिणत प्रज्ञ किस ग्रंथ में कहा? उत्तराम चरितम में कहा, इधर रखिए। और महावीर चरितम इन्होंने अपने आप को वस्यवाक नाम से पुकारा। वस्यवाक का है 12 दिन के अधिकार में। वस्यवाक माने 12 दिन के अधिकार में है। और भवभूति के नाटकों में अविधा वृत्ति प्रधान। कौन से वृत्ति प्रधान है? अविधा वृत्ति के कवि। ठीक है, और वो गुण प्रधान है
तथा इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव पाया। तो भवभूति नाटकों में अविधा वृद्धि प्रधान है, वो जो गुण है, और भवभूति मूलतः गौड़ी रीति कवि माने जाते हैं, ध्यान रखिए। और उत्तराधिकार में रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति। ठीक है। इनके पितामह कौन थे? इनके पितामह थे भट्ट गोपाल। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे नीलकंठ। ठीक है। माता इनके थे जादूगढ़ी और इनका मूल नाम था श्रीकंठ। तो भवभूति जो पितामह थे भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ, माता जादूगढ़ी और इनका मूल नाम था श्रीकंठ। और इनके गुरु कौन थे? ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट दो गुरु थे। कुमारिल भट्ट इनके दार्शनिक गुरु का नाम था और इनके जो दार्शनिक नाम है उनमें उदुम्बर अथवा उम्बाकाचार्य के नाम से उनके दार्शनिक नाम प्राप्त होता है। जन्मस्थान का क्या था? दक्षिण भारत में पदपुर के निवासी थे और 33 आखिरी पाठ्य ब्राह्मण। ठीक है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। उपाधि, भवभूति कुछ उपाधियां हैं जैसे पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वस्यवाक्य, पंडित प्रज्ञ और शिखरी कवि। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वस्यवाक्य, पंडित प्रज्ञ और शिखरी कवि। ठीक है। क्षेमेंद्र ने भवभूति को शिखरी कवि की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, क्योंकि इनका परीक्षण शिखरी और अनुष्टुप है इसलिए। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य और प्रमाण को जानने वाले पदवाक्य प्रमाणज्ञ। तो पद से क्या मतलब है? पद माने व्याकरण, वाक्य माने मीमांसा और प्रमाण माने न्याय। तो पद वाक्य प्रमाण अर्थात व्याकरण के ज्ञाता थे, वाक्य माने मीमांसा ज्ञाता थे और न्याय माने प्रमाण के ज्ञाता, प्रमाण से न्याय। तो पद वाक्य प्रमाणक यानी व्याकरण मीमांसा और न्याय के प्रकार पंडित थे, ज्ञाता थे, से इन्हें पद वाक्य प्रमाणक कहा जाता है। वस्यवाद बारी जिनके अधिकार में ऐसी उपाधि थी। पंडित प्रज्ञ सभी विषयों को जानने वाले थे और शिखरी कवि के नाम से को जाना जाता है। ठीक है, इनकी उपाधियां ध्यान रखिएगा। इनके गोत्र का नाम था काश्यप, जाति इनकी थी ब्राह्मण। ठीक है, किस अपनी साखी पाठे ब्राह्मण थे और इनको आश्रय का प्राप्त था कानपुर के राजा यशो वर्मा का इनमें राजस्व प्राप्त था, उनके आश्रित कवि थे। इनका समय क्या था? 650 से 750 के बीच भवभूति जी का समय माना जाता है। तो 7वीं का उत्तरार्ध, 8वीं का पूर्वार्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो उनका 7वीं का उत्तरार्ध है 650 750 के बीच। यदि आपसे नहीं है तो क्या बताएंगे? 8वीं का पूर्वार्ध कह सकते हैं। इनकी रचनाएं क्रमशः, ठीक है, क्रम से कपिल देव द्विवेदी के अनुसार इनकी 3 रचनाएं क्रम से क्या है? तो पहली रचना है मालती माधव जो प्रकट ग्रंथ है जिसमें 9 अंक है और जिसका मूल रस क्या है? श्रृंगार। ठीक है, महावीर चेतन का द्वितीय नाटक है जिनमें 7 अंक है और इसका मूल रस क्या है? वीर है। उत्तम चेतन जो इनका अंतिम और सबसे नाटक है, इसमें भी 7 अंक है और इसका मूल रस क्या है? करुण है। तो श्रृंगार, वीर और करुण तीनों रसों पर नाटक लिखने वाले कौन कवि है? एकमात्र भवभूति जी। रीति इनकी क्या है? रीति इनकी गौड़ी है। भवभूति गौड़ी कवि माने जाते हैं। उत्तराम चेतन पूछे क्या बताएंगे? वैदर्भी रीति है। प्रिय रस इनका करुण है और प्रिय छंद इनका अनुष्टुप व शिखरी है। इस इनको शिखरी कवि भी कहा जाता है। ये शिव के उपासक है, शिव के पुजारी। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि प्रश्न नेट में पूछा हुआ था तो उत्तराखंड कैसा नाटक है? सुखान नाटक है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा सुखान थे, अंत में न्याय का नहीं होता, सीता धरातल चली जाती है, समाहित हो जाती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में भवभूति ने इसमें परिवर्तन करते हुए उत्तराखंड नाटक को सुखांत नाटक बनाया। ठीक है, और अंत में अरुंधति के कहने पर जो वशिष्ठ जी की पत्नी जाती है, इनके कहने पर आप सीता जी को अपनाते हैं, इसका नाटक सुखांत बन गया। ठीक है, तो उत्तराखंड सुखांत नाटक है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा क्या है? दुखांत है। ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में कुल 12 वर्षीय घटनाओं को वर्णन प्राप्त होता है उनको। अब भवभूति मूलतः रससिद्ध कवि माने जाते हैं, श्रृंगार वीर को तिरुपति नाटक लिखने वाले हैं। भवभूति कृतियों में भाव पक्ष प्रधान है और उत्तराखंड टीकाकार वीर राघव थे। ठीक है, तो भवभूति कृतियों में भाव पक्ष या कला पक्ष किसकी प्रधानता है? तो भाव पक्ष की प्रधानता है। ठीक है, और उत्तराखंड जो टीकाकार है वीर राघव, कुछ बता दीजिएगा आप लोग। वीर राघव टीकाकार माने जाते हैं। और
उत्तरार्धतम नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है, जिसमें सीता के अग्नि सूर्य तक के चित्र हैं। ठीक है, तो चित्र दर्शन से प्रारंभ होता है नाटक का कथानक। ठीक है, और चित्रवीथी का निर्माण किसने किया था? तो चित्रवीथी का निर्माण किया था अर्जुन नामक कलाकार ने। राम को सीता विषय लोकापवाद की सूचना कौन देता है? तो दुर्मुख देता है, जो राम का गुप्तचर। दुर्मुख याद रखेगा, यही जनता में व्याप्त सीता विषय लोकापवाद सूचना राम को देता है। कौन? दुर्मुख। ये सभी प्रशस्ति महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा इसको। आइए आगे चलते हैं। भगवती विषय की प्रशस्तियां और उपाधियां। ठीक है, भगवती को किस कवि ने क्या कहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे कोई कहे या ना कहे, जो महान होते महान होते ही है, किसी कहने न कहने से बनने बिगड़ने वाला नहीं। भगवती अपने आप में कवि थे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, कहा जाता है ना, आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। हर बात लफ्जों से बयां हो तो फिर मजा है। तो हर बात लफ्जों से नहीं कही जाती है, कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगला क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ठीक है, तो भगवती विषय तो प्रशस्तियां हैं, जिनके सम्मान में किसी ने कुछ कहा है। आज उसको देख लेते हैं हम सभी लोग। तो उत्तरायण कहते हैं भगवती विशेषते, बहुत फेमस कथन है। तो उत्तरायण कहते हैं विषय में भगवती विशिष्ट हो गए, प्रसिद्ध हो गए, सबसे अलग हो गए। ये विक्रमार्क जी का कथन जो हमेशा पूछा था परीक्षा। ठीक है, फिर भगवती शिखरणी निरलगर तरंगिणी, यानी भगवती के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने किया है? तो छेमन ने किया अपने सुमित तिलकम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भगवती के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने किया? छेमन ने किया। किसने किया? सुमित तिलकम ने किया। भगवती पौत्र एक ने भगवती खुद बोले, साम्य पुनातु भगवती पवित्र मूर्ति। अब भगवते विक्षिप्त व्यभिचार मुचो गिराम गुंफा, भगवते विक्षिप्ति व्यभिचार मुचो गिराम गुंफा, यह विश्वेश्वर पांडे जी का कथन है। इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्मोदम कमपि भगवती भवभूति वितनुते, अंतर्मोदम कमपि भवभूति वितनुते, यह किसका कथन है? सदुक्ति कणामित जी का कथन है। ठीक है, बहुत फेमस है ये। भवभूति जल निधि निर्गत काव्यामृत रस कड़ाई स्फुरंती, किसका कथन है? गौड़ बहु का वापति राय। ठीक है, और भवभूते संबंधात भूदर भूरे भारती भांति एतत्कृत कारुणे कि मन्नथा रुदति ग्राह, बहुत फेमस पंक्ति है ये। गोवर्धनाचार्य जी का कथन है ना, कि राम के दियों को देख करके पत्थर खिलो देते हैं, अभी गलती वजह से जब न्याय हुआ है। ठीक है, तो बहुत फेमस हो गई है। तो ये कुछ इनकी भगवती विषय की प्रशस्तियां, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उत्तरांचल तो भगवती का सामान्य परिचय था, कितना था उसको पहले समझ लीजिएगा। बचा हुआ पर तो आगे अभ्यास का उसको देख लेंगे। ठीक है, इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ पूछेगा। आइए अब उत्तरांचल मंत्रों में पढ़ते हैं। तो उत्तरांचल लेखक कौन है भैया? भगवती लेखक है इनके। विधा ज्ञान नाटक है, इसमें कुछ 7 अंक है। भगवती के 3 नाटक है। मालती माधव 10 अंक जो प्रगढ़ है, जिसमें मूल श्रृंगार है। दूसरा है महावीर चेतन, जिसमें 7 अंक है, जो वीरस प्रधान नाटक है। और तीसरा और अंतिम और सबसे नाटक उत्तरांचल जिसमें 7 अंक है, और एक करुण प्रधान नाटक है। ध्यान रखिए, प्रधान इसका करुण है, इसके नायक राम है, नायिका सीता जी है, सभी लोग जानते हैं। उपजी भी इसका ध्यान रखिएगा, हो सकते हैं आप लोग। तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से 57, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से 57। ठीक है, और पद्म पुराण का पाताल खंड है 1 से 68। ठीक है, तो इनके 2 उपजीवी है, 2 जगह इनकी कथा प्राप्त होती है। एक वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड 42 से 57 सर्ग में, और दूसरा पद्म पुराण का पाताल खंड जो 1 से 68 सर्ग में प्राप्त। ठीक है, तो ये दोनों इनके उपजीवी, इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी बात बेटा से याद नहीं, समझ लीजिएगा क्या करना। उत्तरांचल में गर्भांक की योजना 7वें अंक में गर्भांक योजना की गई है। और चित्रविधि की योजना किसने है? प्रथम अंक में है। ठीक है, चित्रविधि का निर्माण किसने किया था? अर्जुन ने किया था। छायांक जिसके 3 अंक में प्राप्त होता है। और एक विदूषक रहित रचना है, इनके तीनों नाटकों में विदूषक का भाव पाया जाता है।
ठीक है। और उत्तरांचलम में केवल शॉर्ट सैन्य प्राकृत का प्रयोग किया, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल में किस प्राकृत का प्रयोग है, तो शॉर्ट सैन्य प्राकृत का प्रयोग किया गया, ठीक है। कुल छंद इनमें 19 है और सबसे अधिक अनुष्टुप 84 बार है, ठीक है। तो उत्तरांचल में कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुष्टुप 84 बार है और शिखंडी 30 बार किया गया, ठीक है। और कुल अलंकार इसमें 38 अलंकार प्रयोग किए गए हैं, जिसमें उपमा 74 बार है और विपेक्षा 38 बार। तो मुख्य छंद 2 अनुष्टुप और शिखंडी, मुख्य अलंकार 2 उपमा और उपेक्षा, ठीक है। और 84 और 74 बार ध्यान रखिए। और यह भभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो भभूति का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक कुछ क्या बताया हम उतना ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उत्तरांचल में कुल पात्रों की संख्या 30 है, ठीक है, जिसमें 19 पुरुष पात्र हैं, ठीक, 19 मेल पात्र हैं, 11 आपके फीमेल पात्र हैं। और इसके अतिरिक्त 6 पात्र रहते हैं जिनका केवल नामोल्लेख प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। 6 पात्र का उल्लेख मात्र है। अब कुल श्लोक इसमें कितने हैं, कुल श्लोक इसमें 256 श्लोक है, ठीक है। और तृतीय अंग में कितने श्लोक है, पुरुष पात्र है 19, महिला पात्र है 11, नाम मात्र बोला है 6, ठीक है। और कुल श्लोकों की संख्या 256 है, सातों मिला करके, और जिसमें तृतीय अंक में आपके 48 श्लोक है, ठीक है। इतना तैयार रखिएगा। और मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि की वंदना की गई। तो उत्तरांचल मंगलाचरण कैसा नमस्कारात्मक है, किसकी वंदना की गई है, प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि की वंदना की गई है। और मंगलाचरण में आपका अनुष्टुप छंद है, इदम कविभ्यः पुरुषो नमो अस्माकं प्रशासनाय विंध्यम देवता वाचा वाचमितात्मान कलाम, ठीक है। इसका मंगलाचरण रखिएगा। कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है, पूर्ववर्ती कवियों की वंदना की गई है वाल्मीकि आदि की, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और द्वादश पदा नाम दी, उत्तरांचल में द्वादश पदा नाम प्रयोग किया गया, शाकुंतल में अष्टपदा नाम दी। चित्रवेदी में सीता की अग्निशुद्धि कथा चित्रित है। तो चित्रवेदी में कहां तक की कथा चित्रित है, सीता की अग्निशुद्धि तक की कथा वर्णित है। चित्रवेदी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था, अर्जुन था, ध्यान रखिएगा। राजा दशरथ की पुत्री कौन थी, शांता थी, और शांता के पति ऋषिशृंग थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ किया था। तो शांता कौन थी, दशरथ की पुत्री थी, राम की बहन थी, इनके पति थे ऋषिशृंग थे, जो राम के जीजा थे, और इन्हें 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ किया था। अष्टावक्र कहोर के पुत्र है, ठीक है। ये सब उत्तरांचल में आए कुछ विशिष्ट वर्णन है जिसको हमको जानना चाहिए, केवल पढ़ना है, लेकिन उत्तरांचल की सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए कि मुख्य मुख्य कथा उसमें क्या है, तो वही से सब प्रश्न है। तो अष्टावक्र कहोर के पुत्र माने जाते हैं, माने जाते हैं, मानने वाली बात नहीं है। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, उर्मिला थी। लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु है, अब रामायण से जानते हैं वाली प्रकार से। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कौन है, अरुंधति है। और महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, और लोपामुद्रा की पत्नी है महर्षि अगस्त्य की पत्नी है। और अरुंधति के कहने पर ही राम सीता जी को अपनाते हैं सत्यवान। आइए आगे चलते हैं। द्वितीय अंक में राम शंभु वध करते हैं। तो शंभु वध किसने किया था, राम ने किया था। किस अंक में किया था, द्वितीय अंक में किया था। शंभु कौन था, एक शुद्ध तपस्वी था, ठीक है। तो शंभु एक शुद्ध तपस्वी था, जिसका वर्णन द्वितीय अंक में आता है। द्वितीय अंक राम ने शंभु का वध किया। तृतीय अंक में लव कुश की 12वीं वर्षगांठ की चर्चा की गई है। लव कुश की किस वर्षगांठ की चर्चा की गई है, यानी 12वीं मंगल ग्रंथि 12वीं ग्रंथ मनाया जा रहा है, ठीक है। ये प्रश्न बन जाएगा कि द्वितीय और तृतीय अंक की घटना में कितने वर्ष का अंतर है, तो 12 वर्ष का अंतर है। उत्तरांचल के द्वितीय और तृतीय वर्ष अंक की घटनाओं में कुल 12 वर्ष का अंतर प्राप्त होता है, ठीक है। तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक से होता है। अब विस्कंभक के अंतर्गत तमसा मोल्ला दो नदियां आपस में वार्तालाप करती हैं, जिसके द्वारा लव कुश के जन्म का रहस्य उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक से होता है, ठीक है। मान लो आपको सभी ऑप्शन मिल जाए कि तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है, विस्कंभक से, तमसा मुल्ला संवाद से, दो नदियों का प्रवेश से, ऐसे ऑप्शन दे तो क्या कहेंगे, विस्कंभक, क्योंकि विस्कंभक के अंतर्गत ही
दोनों देवों में संवाद होता है, उसी से लव कुश के रस के जन्म का रस खुलता है। ठीक है, सब विस्कंभा की है। तो उत्तराखंड में तृतीय का पालन किससे होता है? विस्कंभा से होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, वासंती सीता त्याग के लिए राम की निंदा करती है। तो सीता त्याग के लिए राम की निंदा कौन करती है? वासंती कर। वासंती कौन है? सीता की प्रिय सखी है। ठीक है, तृतीय अंक में राम अश्वमेध की सूचना देते हैं। राम अश्वमेध किए थे, जो तृतीय अंक के लास्ट में वासंती चर्चा करते हैं कि हमें उसमें जाना है, लेट हो रहा है। और उसमें सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में दर्जा दिया, अपनी पत्नी के साथ बैठाया। तो तृतीय अंक में राम अश्वमेध यज्ञ की सूचना देते हैं। और अश्वमेध यज्ञ कोई पत्नी से युक्त राजा ही कर सकता है। राम की पत्नी है नहीं, त्याग दिए हैं, तो सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर बैठा करके अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। और तृतीय अंक का पालन कंसा मुल्ला नामक दो नदियों के वार्तालाप से होता है। विश्वम्भर नहीं देगा तो यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, पंचम अंक में जिह्वाकास्त्र का प्रयोग कौन होता है? लव। तो जिह्वाकास्त्र किससे प्राप्त था? लव को प्राप्त था, जो पंचम अंक में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। षष्ठ अंक में लव व चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। तो लव व चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर द्वंद्व युद्ध किस ग्रंथ में होता है? तो षष्ठम अंक में होता है। ठीक है, और पंचम अंक में लव जिह्वाकास्त्र का प्रयोग कर, जैसे ध्यान तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अक्षराओं द्वारा अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो वाल्मीकि की कृति का अक्षराओं द्वारा अभिनय किस समय किया जाता है? सप्तम अंक में किया जाता है। नहीं पता तो देख लीजिए। और तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मृग और कदम की चर्चा प्राप्त। तो सीता ने क्या पाला था? हाथी, मयूर और कदम का पालन पोषण किया। ठीक है, शकुंतला ने क्या पाला था? शकुंतला ने मृग पाला था और नहीं पाला था। ठीक है, हाथी, मयूर और कदम किसने पाला था? सीता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, उत्तम जतन का भरतवाद, इसको जरूर देख लीजिएगा। किसी नाटक को पढ़ते समय उसका मंगलाचरण और भरतवाद जरूर देखा जाता है। और नाटकों में जो भरतवाद का वक्ता होता है वो नायक ही माना जाता है, नायक ही होता है। ठीक है, ये उत्तम जतन का भरतवाक्य है। ठीक है, इस भरतवाक्य में साधु छंद है, उपमा अलंकार है, और इसमें रामायणी कथा की वंदना की गई है, रामायण कथा की वंदना की गई है। ठीक है, और गंगा इत्यादि को जिक्र यहाँ पे आया हुआ है। गंगे जैसे गंगा सबको पवित्र करती है, उससे रामायणी कथा सबके लिए पवित्र कार्य सिद्ध हो, ऐसा भगवती ने इसमें राम के मुख से कहलवाया। ठीक है, तो भरतवाक्य में कौन सा छंद है? साधु छंद है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है। किसकी वंदना की गई है? रामायण कथा की वंदना इसमें दी गई। ठीक है, और तृतीय अंक में सर्वाधिक प्रदूषण अनुष्ठित है 11 बार, तत्पश्चात 7 बार वसंत का है। तो उत्तराखंड में तृतीय अंक में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सा है? अनुष्ठित है बसंत का 7 बार। लवणासुर का वध कौन करते हैं? शत्रुघ्न करते हैं। ठीक है, लवणासुर का वध शत्रुघ्न करते हैं। ठीक है, मूल रामायण में अश्वमेधी अश्व का रक्षक कौन है? भरत पुष्कर है। जो मूल रामायण है भगवती का, उसमें जो मूल रामायण वाल्मीकि जी का है, उसमें अश्वमेध यज्ञ जो राम किए थे, जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसका जो रक्षक था वो भरत का पुत्र पुष्कर था। लेकिन उत्तराखंड में जो है वो लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है, अश्व का रक्षक। कवियों ने कारुण्यम भवभूति तनुते यह कह करके भवभूति का ज्ञान किया। तो कारुण्यम भवभूति तनुते पंक्ति दे सकता है भरने के लिए कि करुण रस के आधार पर भगवती का विस्तार हो गया, प्रसार हो गया, भगवती प्रसिद्ध। ठीक है, ये चीज यहाँ देख लीजिएगा। भगवती ने चतुर्थ में समांस व अमांस मधु पर का प्रसंग उठाया है। भगवती ने उत्तराखंड के चतुर्थ में समांस व अमांस मधु पर का प्रसंग उठाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। पंचवटी में राम का जो शयन शिलातल है वो कदली वन के मध्य में विद्यमान है, क्योंकि वर्णन आया हुआ है। ठीक है, पंचवटी में राम का जो शयन शिलातल है 3 वृक्षों के बीच में विद्यमान है, तो कदली वन के मध्य में विद्यमान।
बासंती किसका कुशल क्षेम पूछती है? तो केवल लक्ष्मण का कुशल से बासंती पूछती है, राम का नहीं पूछती है। ठीक है, तो बासंती राम से केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है, लक्ष्मण का समाचार पूछती है। बासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखलाती है। तो रावण का रथ किस घोड़े से बना हुआ था? काले लोहे से बना हुआ था। रावण के रथ को किसने तोड़ा था? जटायु ने तोड़ा था, जिसका अवशेष वहां पर विद्यमान है। तो बासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखलाती है तृतीय में। और राम के गुरु कौन थे? तो राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। ठीक है, गुरु वशिष्ठ ने सीता को वीर प्रसवनी होने का आशीर्वाद दिया। तो सीता को वीर प्रसवनी होने का आशीर्वाद किसने दिया था? गुरु वशिष्ठ ने दिया था, जो राम गुरु। आत्रेयी यह सूचित करती है कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव नामक दो बाल लाकर समर्पित किया है। तो वाल्मीकि को किसी देवता ने कुश और लव नामक दो बाला लाकर उनके पास पहुंचाया, समर्पित किया है। यह सूचना कौन देती है? यह सूचना आत्रेयी देती है द्वितीय। ठीक है, लव व कुश को जिह्वकाश जन्म से ही प्राप्त है। तो जिह्वकाश किसे प्राप्त है? लव कुश को जन्म से ही प्राप्त है। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि प्रदान कर, वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि किसने प्रदान किया था? ब्रह्मा ने प्रदान किया था। तो ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि प्रदान कर रामायण की रचना करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आर्ष दृष्टि प्रदान किया था और कहा था कि अब रामायण की रचना कीजिए। आगे चलते हैं। राम ने कौन सा किया था? राम ने अश्वमेध किया था। उत्तराखंड में तृतीय का स्थान दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश है। क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तराखंड के तृतीय का स्थान क्या है? तो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। मूल रामायण में भद्र नामक सभासद ने जनता में प्रयास सीता विषय लोकापवाद की बात कही है। तो मूल रामायण में भद्र नामक सभासद, किसने? भद्र नामक सभासद ने जनता में सीता विषय लोकापवाद सूचना राम को बताया। और उत्तराखंड में किसने बताया है? दुर्मुख ने बताया। तो मूल रामायण में भद्र नामक सभासद ने और उत्तराखंड में दुर्मुख। ध्यान दीजिएगा। राम वशिष्ठ धर्मपत्नी अरुंधति के कहने पर सीता को अपनाते हैं। राम किसके कहने पर सीता को अपनाते हैं? वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति के कहने। ध्यान दीजिए। राम के विमान का नाम पुष्पक था। राम कैसे नायक है? देवदत्त नायक है। भगवती ने राम के लिए रामभद्र शब्द का प्रयोग किया है। भगवती ने राम के लिए क्या प्रयोग किया है? रामभद्र शब्द का प्रयोग किया है। तमसा में सीता को हरणी के समान नेत्रों वाली कहा है। तमसा में सीता को हरणी के समान नेत्रों वाली कहा है। गंगा देवी ने सीता की प्रसव पीड़ा को दूर किया था। तो सीता की प्रसव पीड़ा किसने दूर किया था? गंगा देवी ने। जब सीता को प्रसव वेदना हुई, असहाय हुई, तो उन्होंने अपने आप को गंगा नदी में झोंक दिया था। आग्नेय अस्त्र का प्रयोग चंद्रकेतु ने किया था। आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किसने किया था? चंद्रकेतु ने किया था। कुश लव का ज्येष्ठ भ्राता है। हम सब लव कुश कहते हैं, लेकिन लव कुश अशुद्ध है, कुश लव होना चाहिए। ठीक है, द्वंद्व समास में है कि बड़े का नाम पढ़ लिया जाता है। तो कुश लव का ज्येष्ठ भ्राता है, ध्यान दीजिए। लव में कुश भ्राता। हम लोग भाई जल्दी भी चल रहे हैं, तो समय कम है और ये सभी आप लोग जानते हैं, उससे बाद चर्चा हो जा रही है। ठीक है, कहा जाता है ना कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। तो वक्त की कदर कीजिए और उसके साथ साथ चलिए। आइए हम लोग भी वक्त के साथ साथ तेज तरह चलते हैं। इसमें कोई विशेष बताने वाली चीजें नहीं है, इसी तरह तेज चले हम लोग। महर्षि वाल्मीकि ने कुश को भरत मुनि के आश्रम में भेजा। तो कुश को भरत मुनि के आश्रम में किसने भेजा था? महर्षि वाल्मीकि ने भेजा था संगीत शिक्षा के लिए। ठीक है, संगीत ज्ञान के। भगवती ने प्रकृति वर्णन में गौड़ी रीति का प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, बहुत फेमस प्रश्न है, पूछा हुआ है। भगवती ने प्रकृति वर्णनों में किस रीति का प्रयोग किया? गौड़ी रीति का प्रयोग किया।
भाषा के क्षेत्र में भगवती अपने आप को वश्य वाक कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्र में भगवती अपने आप क्या कहे, वश्य वाक, बारे जिनके अधिकार में है। और सीता शास्त्रीय दृष्टि से उत्तराखंड नाटक की प्रौढ़ा स्वकीय नायिका है। तो शास्त्रीय दृष्टि से सीता कैसी नायिका है, प्रौढ़ा स्वकीय नायिका है, ठीक है। और वस्तुतः सीता कैसी नायिका है, मुग्धा नायिका है। तो सीता कैसी नायिका है, स्वकीय मुग्धा नायिका है। और शास्त्रीय दृष्टि से पूछेगा तब क्या बताएंगे, तब बताएंगे प्रौढ़ा स्वकीय नायिका, ठीक, ध्यान लीजिएगा। आगे है, वाल्मीकि को प्राचेतस नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचेतस मुनि कौन है, वाल्मीकि जी हैं। इनकी कथा आप लोग पढ़े होंगे कि तपस्या करते समय शरीर पर विमर्श से धुल गया था, कैसे क्या हुआ, पूरा चेतना आने का प्राचेतस कहा गया था। और ये पुराण ब्रह्मवादी ब्राह्मण है। तो वाल्मीकि को प्राचेतस नाम से जाना जाता है और ये पुराण ब्रह्मवादी ब्राह्मण माने जाते हैं। वाल्मीकि लौकिक छंदों के आदि कवि, लौकिक छंद के आदि कवि, लौकिक छंद के प्रथम प्रयोगा, प्रथम लौकिक कवि, सब क्या है, वाल्मीकि जी है। और प्रथम लौकिक छंद कौन सा है, वही जो वैल्य को श्राप दिया था उन्होंने, मां निषाद प्रतिष्ठाम तंत्र शाश्वती समाज मिठना देकर मोदी काम मोहितम, वही प्रथम छंद है लौकिक छंद। यमज भाई कौन है, कुशलव। यमज भाई उसमें भी आया केता जूनियर में। तो केता जूनियर में यमज भाई कौन है, नकुल सहदेव। उत्तराखंड में यमज भाई कौन है, कुशलव, ठीक है। तो उत्तराखंड का अंगिरस करुण तथा अंगरस वीर है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तराखंड का अंगिरस माने मुख्य रस कौन सा है, करुण है। अंगरस या गौड़ रस कौन सा है, वीर है, ठीक है। तो वीर और करुण। हाँ, कापालिक प्रकरण, ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ था हम तो, कि कापालिक प्रकरण का संबंध किस ग्रंथ से है। ये मालती माधव में इसका प्रसंग आया हुआ है। तो कापालिक प्रकरण का संबंध किससे है, मालती माधवम से है। तृतीय अंक का प्रमुख पात्र क्या है, राम। तृतीय अंक का प्रमुख पात्र राम है। इन्हीं को लक्ष्य करके पूरा तृतीय अंक लिखा गया है, ठीक है। ऐसा ध्यान दीजिए। तृतीय अंक में सीता को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो अदृश्य रूप में चित्रित किया गया। सभी पर पूछेंगे परीक्षाओं में। तृतीय अंक में सीता को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो अदृश्य रूप में चित्रित किया गया। और भगवती को विविध शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण इन्हें पदवाक्य प्रमाणक कहा जाता है। पद माने क्या है, व्याकरण है। वाक्य माने क्या है, मीमांसा है। और प्रमाण माने क्या है, न्याय। व्याकरण, मीमांसा और न्याय के ज्ञाता होने के कारण भगवती को पदवाक्य प्रमाणक कहा जाता है। गंगा ने कुश और लौ को वाल्मीकि के पास पहुंचाया था। तो कुश और लौ को वाल्मीकि के पास किसने पहुंचाया था, गंगा जी ने, ठीक है। तो गंगा ने कुश और लव को वाल्मीकि के पास पहुंचाया, इसको ध्यान दीजिएगा। राम का करुण रस कैसा है, अकरुण है। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रस है। जिस प्रकार पुटपाक औषधि अंदर अंदर कसमसा कर रह जाती है, वो बाहर प्रकट नहीं होती है, उसी प्रकार से जो राम का करुण रस है वो पुटपाक औषधि समान है, जो अंदर अंदर कसमसा कर रह जा रहे हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो राम का करुण रस कैसा है, अव्यक्त है या अकरुण, ध्यान लीजिएगा। राम कहां से लौटकर पंचवटी में आते हैं, राम अगस्त आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। समूहत करने गए तो समूहत के बस अगस्त आश्रम में आते हैं, जो वहां से आते हैं पंचवटी में। दूसरा तथा तीसरा और प्रकृति से साक्षात संबंधित है, ध्यान लीजिए। तो उत्तराखंड का द्वितीय तथा तृतीय अंग प्रकृति से साक्षात संबंधित है। शाकुंतल पूछे क्या बताएंगे, चतुर्थ अंग। सातवें अंक में गर्भांक द्वारा राम सीता का मिलन दिखाया गया है। राम सीता का मिलन किस अंक में होता है, सातवें अंक में होता है, गर्भांक में होता है, ठीक है। तो गर्भांक की योजना भगवती ने सातवें अंक में की है, उसी में उत्तरांचल के सातवें अंक में राम सीता का मिलन दिखाया गया है। तो उत्तराखंड के तृतीय अंक में शुद्ध विश्वम्भर को कहां से कहां तक किया गया है, तो प्रारंभ से शुरू संख्या 5। तो तृतीय अंक में शुद्ध विश्वम्भर का प्रयोग अंक के प्रारंभ से लेकर 5 श्लोकों तक है, ठीक है। जो पूरा तत्संग जो संवाद है पूरा विश्वम्भर की तो है वो। और उत्तराखंड के द्वितीय और तृतीय अंक में शुद्ध विश्वम्भर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और चतुर्थ और षष्ठम अंक में
मिश्र विस्कंभक का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसका भी आगे आ जाए। तो शुद्ध विस्कंभक प्रयोग किसमें है? द्वितीय और तृतीय अंक में है। तृतीय अंक में प्रारंभ से 5 नोट तक का शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है हाँ, अब इनके हम 7वां अंक जो स्थान दे देते हैं कि किस अंक की घटना किस स्थान पर घटी है। जो प्रथम अंक का स्थान है वो क्या है? अयोध्या है। द्वितीय अंक जो स्थान है वो दंडकारण्य का जन्म स्थान प्रदेश है, जिसमें सम्मुखवत किया गया है, जहाँ सम्मुख तपस्या कर रहा है। तृतीय अंक का स्थान है वो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश है। चतुर्थ अंक का स्थान है वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान। 4, 5, 6, 7 चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम ये वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान है। सब वहीं पर सब घटना घटित होती है। प्रथम अयोध्या, द्वितीय जन्म स्थान, तृतीय पंचवटी। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। तो प्रथम अंक का स्थान क्या है? अयोध्या। द्वितीय अंक का स्थान क्या है? दंडकारण्य का जन्म स्थान। तृतीय अंक का स्थान क्या है? दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। और चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम का स्थान क्या है? तो वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान। ठीक है, ये प्राय इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो से तृतीय अंक ज्यादा पूछेगा और प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर रामचरित में कुल पुरुष पात्र कितने हैं? 19 से पिछले चर्चा हुई थी। स्त्री पात्र कितने हैं? 11 हैं। अन्य पात्र कितने हैं? 6। तो 19, 11, 6 ऐसे याद रखिएगा। अन्य पात्र का नाम मात्र उल्लेख है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पात्र है जिनका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं कि बाकी आप सभी रामायण के ही सभी पात्र हैं। तो सबसे आप लोग परिचित है राम, सीता, जनक, क्या थे, सबसे परिचित है आप लोग। जो कुछ अलग है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं परीक्षा में यहाँ से। तो कुछ महत्वपूर्ण पात्र। अष्टावक्र कौन है? विकृत अंगों वाले एक महामुनि है। तो उत्तराखंड में अष्टावक्र कौन है? तो विकृत अंगों वाले एक महामुनि है। सौधातिक और दांडायन ये दोनों वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो वाल्मीकि के 2 शिष्य का वर्णन है, सौधातिक और दांडायन। सुमंत्र कौन है? चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी हैं। विद्याधर कौन है? एक देव विशेष है। विद्याधरी का भी नाम उल्लेख आता है, तो विद्याधर की पत्नी है। जो दुर्मुख कौन है? राम का गुप्तचर है, जो सीता विषय लोकापात सूचना राम को देता है। शंभु कौन है? शुद्ध तपस्वी है, जिसका वध राम में करते हैं। ठीक है, बटवा कौन है? वाल्मीकि आश्रम के मुनि कुमार बटवा नाम से उनका वर्णन हुआ है। और पुरुष कौन है? अश्वमेध यज्ञ का रक्षक एक सैनिक है, जिनका नाम पुरुष लिया गया। ठीक है, ये कुछ विशेष पात्र को ध्यान रखेगा। अष्टावक्र विकृत अंग वाले एक महामुनि है। सौधाते दादा वाल्मीकि के शिष्य हैं। सुमंत्र चंद्रकेतु का वेद सारथी है। विद्याधर एक देव विशेष है। दुर्मुख राम का गुप्तचर है, जो सीता के लोकापात सीता राम को देता है। शंभु कौन है? शुद्ध तपस्वी है। बटवा कौन है? वाल्मीकि आश्रम के मुनि कुमार है। और पुरुष कौन है? अश्वमेध यज्ञ का रक्षक एक सैनिक। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट नाम थे, इनका परिचय आप ध्यान दीजिएगा, देखिए समझ लीजिएगा। लंबा कौन है? एक राक्षस था जो मथुरा का राजा था। ऋषिशृंग शारदा के पति हैं, राम के जीजाजी। वशिष्ठ कौन है? रघुकुल के कुल गुरु है, राम के गुरु। शांता कौन है? राम की बहन और दशरथ की पुत्री। ठीक है, ये कुछ बातें थे, इसका परिचय आप ध्यान दीजिएगा। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य भौभूति की मौलिक कल्पना। जो छायांक है, यानी जो सीता को अदृश्य रूप में छाया रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो क्या है? भौभूति की मौलिक कल्पना है। उतना जतन से कोई वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। तो छायांक भौभूति की मौलिक कल्पना। ठीक है, वासंती, तमसा, मुरला ये 3 पात्र भौभूति की मौलिक कल्पना है। तो छायांक, वासंती, तमसा, मुरला ये तीनों पात्र भगवती की मौलिक कल्पनाएं हैं। भगवती ने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपना वंश परिचय दिया है। तो तीनों नाटकों प्रस्तावना में अपना वंश परिचय दिया है। सबसे ज्यादा वंश परिचय किसमें दिया है? तो महावीर चरित्र में दिया है। भगवती गौड़ रीति के सबसे कवि माने जाते हैं। तो भगवती किस रीति के कवि है? तो गौड़ रीति कवि भगवती माने जाते हैं। मालती माधवम में गौड़ रीति है, जिसमें 7 अंक का श्रृंगार रस है। महावीर चरित्र में भी गौड़ रीति है, जिसमें 7 अंक और वीर रस। ठीक है, उत्तर रामचरितम यह 12 रस प्रधान
नाटक है, ठीक है। आता है इसमें करुण रस के वर्णनों में वैदर्भी थी, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तरार्जुन में करुण रस प्रधान नाटक है, तो करुण रस में जो है वह वैदर्भी का प्रयोग किया गया है, तथा वीर रस और प्रकृति वर्णनों में गौड़ रीति का भी है, ठीक है। मिला मिला के उत्तरार्जुन में भी गौड़ रीति का प्रयोग ज्यादा किया गया है, केवल जहां पर करुण रस का वर्णन है वहीं पर वैदर्भी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार उत्तरार्जुन में गौड़ी व वैदर्भी दोनों रीतियों का मणि कांचन संयोग है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो उत्तरार्जुन रीति कौन सी है, तो क्या बताएंगे, मूलतः गौड़ रीति है, ठीक है। यदि पूछे कि गौड़ रस के वर्णन कौन सी रीति है, तो क्या बताएंगे, वैदर्भी रीति है। और यदि ऑप्शन दे और पूछे कि उत्तरार्जुन में कौन सी रीति है, यदि वैदर्भी गौड़ी दोनों दिया है और कोई दोनों ऑप्शन सही है, क्या करेंगे, कोई दोनों ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि दोनों का मणि कांचन संयोग है। तो जैसा प्रश्न पूछे घुमा फिरा कर वैसा उत्तर भी घुमा फिरा कर दीजिएगा। उत्तरार्जुन में अन्विति त्रय का अभाव है। अन्विति त्रय में क्या है, समय स्थान व घटना। समय स्थान व घटना का थोड़ा तारतम्य नहीं से रखा गया है, तो अन्विति त्रय का अभाव माना गया है। समय स्थान व घटना अन्विति त्रय में आती, ठीक है। हम सब देखते हैं कि द्वितीय और तृतीय अंक में तो 12 वर्ष का अंतर कर दिया गया है, ठीक है। और 4, 5, 6, 7 सबका स्थान वाल्मीकि आश्रम के पास का ही है। इस प्रकार से जो घटना है, जो स्थान, जो समय है, थोड़ा सा उसका सही तारतम्य नहीं, उसका अभाव देखने को मिलता है। तो उत्तरार्जुन में तृतीय अन्विति त्रय का अभाव है। अन्विति त्रय में क्या आते हैं, समय स्थान और घटना, ठीक है। भवभूति कृतियों में किसका प्रभाव है, तो कालिदास का प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। तो भवभूति के कृतियों पर कालिदास का प्रभाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली जनक से क्वेश्चन आए, देखिए अच्छा प्रश्न है कि परिष्कृत गद्य शैली जनक कौन माने जाते हैं, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली जनक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरार्जुन का प्रारंभ राम राजा अभिषेक से, उत्तरार्जुन का प्रारंभ होता है राम राजा अभिषेक से, तथा अवसान लव कुश के साथ श्री राम और सीता के सम्मिलन और घटराग से होता है, ठीक है। राम राजा अभिषेक से प्रारंभ होता है, उसके बाद चित्रविधि को प्राप्त होता है प्रथम अंक में, फिर अंत में कैसे होता है, लव कुश और सीता के साथ राम का मिलन, जो सप्तम अंक में गर्भांग से होता है और लास्ट में भटभाग से होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरार्जुन में प्रतिनायक और विदूषक का भाव है, ठीक है। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का भाव है। उत्तरार्जुन में प्रतिनायक का भी अभाव है, कोई प्रतिनायक इनका नहीं है, खलनायक नहीं है। आगे आइए, विस्कंभक में तमसा मूला दो नदी देवताओं द्वारा कुशवल के जन्म का विशेष सूचना मिलती है। तो कुशवल के जन्म के विषय में सूचना किसके द्वारा मिलती है, तमसा मूला के संवाद से। दोनों क्या है, दो नदी विशेष, नदियां, नदी देवताएं, नदी देवियां, ठीक है। और दोनों को वार्तालाप क्या कहलाता है, विस्कंभक। तो उत्तरार्जुन के तृतीय अंक के प्रारंभ में तमसा मूला नामक दो नदी देवताओं के संवाद से लव कुश के जन्म का रसातल होता है। भागीरथी और पृथ्वी द्वारा सीता को रसातल ले जाया गया था, तृतीय अंक उसका वर्णन है। भागीरथी और पृथ्वी द्वारा सीता को रसातल ले जाया गया था, जहां पर उन्होंने दो पुत्रों जन्म दिया था, कुछ लोग। गंगा सीता को लेकर गोदावरी पास जाती है। तो सीता को पंचवटी में लेकर कौन गए थी, गंगा गए थे। 2013 प्रश्न पूछा दृष्टि में, ठीक है। तथा सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के साथ पंचवटी में भेज देती है। तो गंगा सीता को लेकर के गोदावरी पास गई थी, वहां पर तमसा के साथ सीता को अदृश्य बनाकर पंचवटी में छोड़कर चली जाती है। ध्यान दीजिएगा कि सीता गोदावरी के पास या पंचवटी में किसके साथ गए थे, तो गंगा के साथ गई थी। किसके साथ है वहां पे, तो तमसा के साथ है। सीता को अदृश्य किसने बनाया था, गंगा ने बनाया, गंगा का आशीर्वाद। भवभूति को स्त्री भवभूति किसने कहा है भैया, कल्हड़ ने कहा है। तो कल्हड़ ने भवभूति को स्त्री भवभूति नाम से पुकारा है। शंभु जो है वो दंडकारण्य में तपस्या कर रहा है। शंभु कहाँ तपस्या कर रहा है, दंडकारण्य में तपस्या कर रहा है, द्वितीय अंक में इसका वर्णन आया हुआ है। वायव्य अस्त्र चंद्रकेतु छोड़ता है, ठीक है। अब भवभूति की मौलिक कल्पना क्या है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। छाया दृश्य, गर्भांक
तमसा मूला वासंती। तो छाया दृश्य, गर्भांग, तमसा मूला वासंती, ये सभी भवभूति की खुद की अपनी मौलिक कल्पनाएं हैं। मूल रामायण विषय के वर्णन प्राप्त नहीं होता है। बहुत फेमस, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सीता परित्याग के लिए राम को फटकारती है। तो सीता परित्याग के लिए राम को कौन फटकारती है? वासंती फटकारती है। वासंती राम की निंदा करती है कि यश अखिल ते प्रिय, तुमको यश ही प्रिय था, ऐसे तुमने सीता परित्याग कर दिया, ऐसा कहती है। तो सीता परित्याग के लिए राम को फटकारती कौन? वासंती। भवभूति के उत्तरार्ध नाटक का अवसर करते हुए दिंगनाग ने कुंदन माला, कुंदन माला का लेखक कौन है? दिंगनाग। और दिंगनाग भी करुरस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो भवभूति के उत्तराधितम का अवसर करते हुए दिंगनाग ने कुंदन माला लिखी है, और दिंगनाग भी करुरस कवि है, ऐसा ध्यान रखिएगा। नाट्य कला क्षेत्र में भवभूति अपने आप को परित्रज्ञ मानते हैं। नाट्य कला के क्षेत्र में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं, और कथा वस्तु की दृष्टि से उत्तराधितम सर्वथा सफल नाटक माना जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न याद रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान भड़का मत दीजिएगा। प्रथम अंक की घटनाओं का सप्तम अंक की घटनाओं से साक्षात संबंध है। तो प्रथम अंक और सप्तम दोनों घटनाओं का साक्षात संबंध है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय व तृतीय अंक की घटना में 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, संकलन त्रय में कौन आते हैं? समय, स्थान व कथानक। ये संकलन त्रय नाटक को देगा। नाटक में संकलन त्रय क्या है? अनुमिति त्रय क्या है? तो संकलन त्रय में समय, स्थान व कथानक आते हैं। इसका नाटक में विशेष महत्व होता है। उत्तरार्ध में चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसकी प्रधानता है? तो धर्म की प्रधानता है। ठीक है, यानी उत्तरार्ध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, उसमें से धर्म की प्रधानता है। राम अपने राय धर्म का पालन करते हुए सीता को तब को त्याग देते हैं, तो धर्म की प्रधानता है। ठीक है, आगे है उत्तम चरित्र का बीज है। तो बीज क्या है? सीता विसर्ग लोकापवाद। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, ये 5 कार्यावस्थाएं होती है। तो 5 कार्यावस्थाएं में जो उत्तराधितम का बीज है वो सीता विसर्ग लोकापवाद बीज कहलाएगा। बिंदु क्या है? राम का करुणवश उसकी दयनीय स्थिति है, बीज है, सॉरी बिंदु है। बीज है सीता विसर्ग लोकापवाद, बिंदु है राम का करुणवश और उसकी दयनीय स्थिति। और सम्मुख वृत्तांत विच्छिन्न कथा वस्तु को पुनः जोड़ देता है। क्वेश्चन पूछेगा तो उत्तराधितम में विच्छिन्न कथा वस्तु जोड़ने वाला कार्यावस्था क्या है? क्या बताएंगे? सम्मुख वर्ग। पताका क्या है? लव का प्रसंग पताका है। प्रकरी क्या है? सम्मुख प्रसंग। जो सम्मुख वृत्तांत और प्रकरी के अंतर्गत आता है, जो दोनों कथाओं, जो बिछड़ी हुई कथा को परस्पर जोड़ देता है। ठीक है, कार्य क्या है? राम सीता का पुनर्विवाह कार्य है, उद्देश्य फलागम है। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, ये 5 कार्यावस्था हुई नाटक की। बीज क्या है? सीता विसर्ग लोकापवाद, ये बीज है। बिंदु क्या है? राम का करुणरस बिंदु है और उसकी दयनीय स्थिति। पताका क्या? लव का प्रसंग पताका है। प्रकरी क्या? सम्मुख वृत्तांत प्रकरी है। और कार्य क्या है? राम सीता का पुनर्मिलन। और जो मूल रामायण प्रकरी क्या है? सबरी वृत्तांत प्रकरी है। पताका सुग्रीव का वृत्तांत। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो कुछ प्रमुख नाटक में 5 संधियां हैं, 5 कार्य अवस्थाएं हैं, पंच अर्थोपक्षेपक है। ठीक है, नाटक का सामान्य लक्षण क्या है, कौन सा रस होना से कौन सा रस नहीं होना। ये सब जो नाटक के बारे में है, खास से उसमें विश्वनाथ के जो उसमें लिखा है, विश्वनाथ ने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण का जो 6ठा परिच्छेद है, उसमें पूरा नाटक के अंगों प्रत्यंगों का वर्णन उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, रामायण से आपस पूछ देता है। ठीक है, ये 5 कार्यावस्थाएं थी। राम का लक्ष्य क्या है? प्रजानुरंजन। ठीक है, फलागम क्या है? राम का सीता व अपने पुत्रों से मिलन, ये उत्तराधितम का फलागम है। क्या उद्देश्य? भवभूति ने उत्तराधितम के 4 अंकों के प्रारंभ में
विस्कंभक का प्रयोग किया है। 4 अंकों का विस्कंभक प्रयोग है। दूसरे व तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंभक है। चतुर्थ व षष्ठम अंक में क्या है? मिश्र विस्कंभक है। तो शुद्ध विस्कंभक 2 और 3, मिश्र विस्कंभक 4 व 6, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। उत्तरार्ध नाटक का आरंभ दिन के मध्यांतर में होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरार्ध नाटक का आरंभ दिन के मध्यांतर में, मध्याह्न भाग में होता है। तृतीय अंक की घटना क्या है? मध्याह्न की घटना है। सम्मुख वध के बाद राम पंचवटी जाते हैं दोपहर में। महावीर चरित में भगवती ने अपने आप को वश्यवाद कहा है, पीछे आ चुका है, ठीक है। और उत्तरार्ध में क्या कहा है? परिणत प्रज्ञा। तो महावीर चरितम में अपने आप को वश्यवाद कहा है और उत्तराम चरितम में भगवती ने अपने आप को परिणत प्रज्ञ नाम से पुकारा, बोला। अब आइए भगवती कुछ न्यूनताएं देख लेते हैं कि भगवती में कमी क्या है। देखिए बेचारो, भगवती इतना अच्छा नाटक लिखा, उसमें लोग कमी ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया यही है, दुनिया आपकी अच्छाई देखने वाली नहीं है, आप कमी भले देखेगा 6 बार में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा अपनी अच्छाई को देख के अपनी कमी को मत देखिए। कमी देखने वाले दुनिया में बहुत बैठे हुए, ठीक है। वो है ना कि कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। तो ऐसे कुछ निंदा करने वाले लोग भी हैं, आइए उनकी बात को भी देख लेते हैं। परीक्षा का सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो भगवती कुछ न्यूनताएं हैं। देखिए दाग तो चंद्रमा में भी है, ठीक है, लेकिन उस दाग से चंद्रमा की शोभा कम नहीं होती है, बढ़ती है। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से 10 परीक्षा में पूछा हुआ है। तो भगवती के नाटक में क्या न्यूनताएं, क्या कमियां, उसको देख लेते हैं। भगवती ने के नाटकों में विदूषक का भाव है, अन्विति तरह का भाव है। पीछे में देखा अन्विति तरह क्या है। भाषा थोड़ा सा कठिन है, प्रकृति में खास तौर से। संवादों में काफी विस्तार है, तो पढ़ेंगे तो काफी लंबे लंबे संवाद है, संवाद काफी विस्तृत है। नायक और नायिका पर लांछन, ठीक है, सीता पर लांछन, राम पर लांछन, समूह क्यों किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नायक नायिका दोनों पर लांछन लगा है। अनुचित प्रसंग कहीं आ गए हैं। पात्रों का वैविध्य का अभाव, पात्रों के वैविध्य का अभाव दिखाई देता है। नायक की अधीरता, नायक राम की अधीरता, बहुत राम को खूब रुला दिया है, गला फाड़ राम रोए हैं। तो जो संसार के पालक हैं, जो दुर्दांत नायक हैं, उनको ऐसा इतना ज्यादा नहीं रुलाना चाहिए था, ठीक है। यदि भी इतना ज्यादा रुलाते भी नहीं, अतिरिक्त नहीं करते, तभी इतना अच्छा नाटक नहीं बन पड़ता, तो भी अपने आप में। तो नायक की अधीरता, श्लोकों की पुनरावृत्ति कहीं के देखने को मिल जाती है। भरत की अनुपस्थिति, जो भरत रामायण इतने महत्वपूर्ण पात्र हैं और उत्तरार्ध में उनका वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता है, ये कहीं कहीं खटकता है बात। वस्तु विन्यास में शिथिलता और अपारणीय प्रयोग, कहीं कहीं कुछ व्याकरणिक अशुद्धियां भी देखने को मिल जाती है। ये कुछ भगवती की न्यूनताएं हैं, कुछ 12 न्यूनताएं यहाँ पे हमने दिया आप लोगों को कि विदूषक का भाव, अन्विति तरह का अभाव, भाषा की दुरूहता माने कठिनता, संवादों में विस्तार, नायक और नायिका पर लांछन, अनुचित प्रसंग, पात्रों के वैविध्य का अभाव, नायक की अधीरता, श्लोकों की पुनरावृत्ति, भरत की अनुपस्थिति, वस्तु विन्यास में शिथिलता, अपारणीय प्रयोग, ये कुछ भगवती के प्रमुख न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का सवाल है। यद्यपि हम लोग किसी में कमी नहीं देखते हैं, हमेशा लोगों की अच्छाई देखते हैं, फिर भी परीक्षा देना है, नौकरी का सवाल है, तो देख लीजिए भाई। आगे है आदर्श ब्रह्मवादिनी है। आदर्श ब्रह्मवादिनी है अरुंधति, जो वशिष्ठ की पत्नी है और इन्हीं के कहने पर राम सीता को अपनाते, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ठीक है। नांदी 3 प्रकार का होता है या मंगलाचरण 3 प्रकार होता है, सब जानते हैं। मंगलाचरण, ठीक है, 3 प्रकार। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। अब नांदी में 8 पद, 10 पद या 12 पद होना चाहिए। 8 पदा नांदी, 12 पदा नांदी अथवा 10 पदा नांदी। उत्तराखंड में 12 पदा नांदी है, ध्यान दीजिएगा। शाकुंतल में अष्टपदा नांदी है, क्वेश्चन बहुत पूछा परीक्षाओं में। उत्तराखंड नांदी कैसा है, 12 पदा नांदी है। और श्रीकंठ पद लांछन किसकी उपाधि है, भगवती उपाधि है, श्रीकंठ पद लांछन। और उत्तराखंड के अंकों के नाम याद रखिए, जो 7 अंक है, 7 अंक के क्या क्या नाम है, ठीक है। प्रथम अंक है चित्र दर्शन, द्वितीय अंक है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक है छाया, चतुर्थ अंक है कौशल्याजनक योग, पंचम अंक है कुमार विक्रम जिसमें युद्ध होता है, षष्ठम अंक है कुमार विज्ञान और सप्तम अंक है सम्मेलन। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन, द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक का नाम है छाया और यही हम लोगों को पढ़ना है जल्दी दृष्टि में। चतुर्थ अंक है कौशल्याजनक योग, पंचम अंक है कुमार विक्रम, षष्ठ अंक है कुमार प्रत्यय विज्ञान, सातवां अंक है सम्मेलन या मिलन, इसमें गर्भांक योजना है। ये उत्तर कहते हैं 7 अंक है, भली भांति प्रकार से इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सच कुलपति आदि छंदसाम यह प्रयोक्ता, वह कुलपति जो आदि छंद के प्रथम प्रयोक्ता है कौन है, वाल्मीकि के लिए आया हुआ है। और तृतीय अंक में ही वर्णन प्राप्त होता है, तृतीय अंक में आया हुआ है लास्ट में। लव व कुश वाल्मीकि के आश्रय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो लव कुश के गुरु कौन है, वाल्मीकि हैं, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राम दंडकारण्य में क्यों गए थे, तो सम्मुख वध के लिए राम दंडकारण्य में गए हुए थे। लोपा मुद्रा गोदावरी से अपना संदेश करने के लिए किसे भेजती है कि जाओ कह दो कि राम के प्रति सावधान रहे, तो मुल्ला भेजती है। तो लोपा मुद्रा जो महर्षि अगस्त की पत्नी है, वह गोदावरी से अपना संदेश करने के लिए किसे भेजती है, मुल्ला भेजती है। ठीक है, और गंगा सीता साथ किसको भेजती है, तमसा भेजती है। सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं, तो 12 साल बीत गए हैं, क्योंकि गर्भवती थी सीता तभी राम त्यागे थे, और इसमें लव कुश 12 साल हो गए हैं, तो 12 वर्ष बीत चुके हैं। कुमारी भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान कौन माने जाते हैं, तो भवभूति जी माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भवभूति मूलतः किस रीति कवि है, तो मूलतः गौड़ रीति कवि है। ठीक है, उत्तराम चैतन्य के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है, तो राम सीता मिलन किसमें होता है, सप्तम अंक में होता है। ठीक है, यदि पूछेगा राम का सीता से छाया मिलन किसमें होता है, तृतीय अंक करिएगा छाया। कवियों का सही कालक्रम रखिएगा, कालिदास, भारवी, भद्री, व्यास। प्रथम शताब्दी, छठी का उत्तरार्ध, सातवीं का उत्तरार्ध, छठी का उत्तरार्ध इनको भी है, सातवीं पूर्वार्ध मानते हैं। बाढ़ भट्ट सातवें पूर्वार्ध, भगवती सातवीं का उत्तरार्ध, आठवीं का पूर्वार्ध, व्यास जो अपने भी कवि है। ठीक है, तो क्रम याद रखे कवियों का, क्रम पूछता कभी पूछा हुआ परीक्षा में, कवियों कौन क्रम। ठीक है, आगे कुछ है। इति सामान्य परिचय समाप्त। महाकवि भगवती और उत्तराम चरितम का सामान्य परिचय समाप्त होता है, और उत्तराम चरित तृतीय अंक। अब आगे इसके आगे हम लोग सभी लोग अध्ययन करेंगे, और यहाँ से प्रारंभ होगा अगली क्लास। ठीक है, और वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आप लोगों को भेज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, तो यह रहा आपके महाकवि भगवती और उत्तराम चरितम का सामान्य परिचय। अब अगली कक्षा में हम सभी लोग तृतीय अंक का प्रारंभ करेंगे, और उसको बहुत आराम से धीरे धीरे करके एक एक दिन में 5-10 लोगों को अध्ययन करेंगे, और उसको भी 5-6 क्लास में उसको अच्छे भली बात से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई प्रश्न चोट न पाए।